नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री, अध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपराध और मीडिया की। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि अपराध की अवधारणा क्या है और उसका स्वरूप कैसा है। हम आपको परिचित कराएंगे कि भारत में अपराध के नए तरीके और नए ट्रेंड क्या क्या हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारत में अपराध पत्रकारिता की शुरुआत और उसकी विस्तार कैसे किया गया, कैसे हुआ, इससे हम आपको परिचित कराएंगे। सबसे पहले हम अपराध की अवधारणा पर आते हैं। अपराध की व्याख्या करने का प्रयास सदियों से हो रहा है, फिर भी कुछ परिभाषाओं के जरिए अपराध की अवधारणा को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल जीरोम कहते हैं कि अपराध कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है जिसका सामाजिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसका आपराधिक उद्देश्य है और जिसके लिए कानूनी तौर पर दंड निर्धारित किया गया है। वहीं सार्जेंट स्टीफन कहते हैं कि समुदाय का वो बहुमत जिसे सही बात समझे उसके विपरीत काम करना अपराध है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में अपराध और माफिया की शुरुआत कैसे हुई। मित्रों, हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट, मिलावटखोरी, जमीन हड़पना और भ्रष्टाचार जैसे अपराध सदियों से होते रहे हैं। देश में आज़ादी से पहले अंग्रेजों की सत्ता थी और उनके अपने नियम कानून थे। उस दौर में अपराध की कानूनी परिभाषा भी थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के बाद देश में एक संविधान बना। नए नियम कानून कायदों ने लोगों के अधिकारों को अपराध के दायरे से बाहर निकाला। आज़ादी के बाद वास्तव में कानूनों में काफ़ी बदलाव आए और लोगों को इसका फायदा भी मिलना शुरू हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि माफिया की शुरुआत कैसे हुई। आज़ादी के बाद भारत में संगठित अपराध की शुरुआत हुई। संगठित अपराध यानी वे अपराध जो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। संगठित अपराधों के पीछे अपराधियों का बड़ा समूह काम करता है। इनका कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत होता है और इनके पास संसाधन भी बहुत अधिक होते हैं। संगठित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को माफिया भी कहा जाता है। यूं माफिया इटली के सिसिली के अपराधी तत्व थे जिनकी अपने क्षेत्र में तूती बोलती थी। भारत में माफिया या संगठित अपराध की शुरुआत मुंबई से मानी जाती है। आज़ादी के बाद मुंबई देश के युवाओं के मन में एक सपने की तरह जगह बना रहा था और माना जाता है कि इसी दौर में मुंबई शहर में संगठित अपराध की शुरुआत गैम्बलिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में माफिया के कौन कौन से चेहरे दिखाई दिए और उनका प्रभाव अपराध पर छाया रहा। पहला नाम इसमें आता है अयूब खान का। अयूब खान उर्फ अयूब लाला को मुंबई माफिया का पहला बड़ा नाम कहा जा सकता है। अफगानिस्तान से आकर मुंबई में बसे 13,000 अफगानियों के एक संगठन पख्तून जिरगाए हिंद का संस्थापक प्रमुख भी अयूब लाला ही था। मुंबई से चलने वाले गैम्बलिंग क्लब जिसे स्थानीय मराठी, मारवाड़ी या मुसलमान चलाते थे, उन सभी पर अयूब लाला का ही नियंत्रण था। दूसरा बड़ा नाम आता है वरदराजन मुदलियार का। माफिया डॉन का दर्जा वरदराजन मुदलियार ने भी हासिल किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 1960 से 1980 तक वरदराजन का अघोषित राज चला। मुदलियार ने जुआखोरी, नशीले पदार्थों की तस्करी के धंधे में कामयाबी हासिल की तो फिर डाक थेफ्ट, सुपारी और कई दूसरी चीजों की तस्करी भी शुरू की। वरदराजन ने अपनी पहचान रॉबिन हुड सरीखी बनाने की कोशिश की। 80 के दशक में पुलिस ने वरदराजन के गुर्गों को निशाना बनाना शुरू किया तो वो चेन्नई भाग गया। 1988 में उसकी मौत हो गई। मणिरत्नम की नायकन और फिरोज खान की दयावान जैसी फिल्में कथित तौर पर वरदराजन की जिंदगी से प्रेरित थीं। माफिया डॉन के सिलसिले में हम बात करते हैं तो तीसरा बड़ा नाम आता है हाजी मस्तान का। साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले मस्तान मिर्जा ने कस्टम ड्यूटी बचाने के खेल को समझा। उस समय देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का क्रेज था। 1950 के दशक में मोरारजी देसाई ने मुंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यमंत्री बनने के बाद शराब के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और मस्तान ने शराब की स्मगलिंग की और खूब मुनाफा कमाया। आपातकाल में 18 महीने जेल में रहने के बाद मस्तान मिर्जा बाहर निकला तो उसने हाजी मस्तान के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी अकूत दौलत के बदौलत उसने फिल्मों को भी काफ़ी पैसा लगाया। कई बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ उसने उठना बैठना शुरू किया। उसके बढ़ते प्रभाव के चलते करीम लाला और वरदराजन जैसे डॉन ने भी उससे दोस्ती की। हाजी ने सोना नाम की एक अभिनेत्री से शादी की। राजनीति में पैर जमाने की नाकाम कोशिश के बाद उसकी दिल की बीमारी से मौत हो गई। माफिया की सीरीज में चौथा बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम का।
हाजी मस्तान के गैंग में शामिल रहे दाऊद इब्राहिम ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाता अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत से जोड़ दिया। दाऊद से पहले माफिया डॉन स्मगलिंग से लेकर बाकी कई अपराधों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन दाऊद ने इन अपराधों के साथ 12 मार्च 1993 के मुंबई विस्फोट को अंजाम देने में बड़ी भूमिका अदा की। लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम भी किया। दाऊद के गैंग के काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग था, जो उसे डी कंपनी के नाम से भी बाद में बुलाया गया। दाऊद ने फिल्मी हस्तियों से वसूली को बड़ा धंधा बनाया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या फिरौती न देने की वजह से की गई। 2009 में दाऊद इब्राहिम को भारत के संगठित अपराधों का गॉडफादर बताते हुए अमेरिका के एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद एंड्रायस ने विदेशी मामलों की सदन की कमेटी द्वारा पायरेसी पर आयोजित बैठक में कहा था कि डी कंपनी का बॉलीवुड में भारी दखल है, वो बड़े पैमाने पर पायरेसी में शामिल है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई संगठित अपराध का गढ़ रहा है। दाऊद के वक्त में ही अरुण गवली, अमर नायक और छोटा राजन गैंग की भी गतिविधियां थीं, लेकिन मुंबई के अलावा कुछ दूसरे शहरों में भी अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां सुर्खियां बटोरती रहीं। मसलन बंगलौर में 1960 के दशक में कोडेनहेल्ली मुन्ने गौड़ा यहां का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन बना। शुरुआत में हफ्ता वसूली करने वाला गौड़ा कई दूसरे धंधों में उतर गया। 70 के दशक में कोटवाल रामचंद्रा और जयराज का भी नाम उभरा और हफ्ता वसूली का दायरा वैश्यालयों और ताड़ी बनाने वालों से बढ़कर शराब की दुकानों, मसाज पार्लर, गेम पार्लर आदि तक पहुंच गया। रामचंद्रा और जयराज के राजनीतिक संपर्क भी थे। मुथप्पा राज, अग्नि श्रीधर जैसे नामों ने बंगलौर अंडरवर्ल्ड की और सुर्खियां बटोरी। लेकिन आज संगठित अपराध का गढ़ कोई एक शहर या राज्य नहीं। अब माफिया अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रूपों में और अलग अलग शहरों में काम कर रहा है। आज खनन माफिया, बजरी माफिया, कोयला माफिया से लेकर तेल माफिया तक अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अपराध के नए ट्रेंड कैसे शुरू हुए। एक वक्त था जब कुछ गिने चुने किस्म के अपराधों से जुड़ी खबरें मीडिया में जगह पाती थीं, लेकिन अब इतने अलग अलग किस्म के अपराध हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी कुछ वर्षों तक संभव नहीं थी। चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार, मिलावटखोरी, फिरौती, अपहरण, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पोर्न फिल्मों का निर्माण, पायरेटेड फिल्मों की कालाबाजारी, क्रिकेट व दूसरे खेलों में सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग व हवाला, गैर कानूनी प्रवचन, ऑनलाइन जालसाजी, क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी जैसे सैकड़ों अलग अलग किस्म के अपराध शामिल हैं। इंटरनेट की लोकप्रियता के साथ साइबर अपराधों में भी तेजी से इजाफा हुआ है, लिहाजा साइबर कानून को लगातार सख्त किए जाने की वकालत हो रही है। इसमें लिप्त अपराधियों को पकड़ा भी जा चुका है और सख्त कार्रवाई भी की गई है। अब हम आपको बताएंगे कि अपराध, मीडिया और समाज का क्या आपस में संबंध है। आजादी के बाद समाचार पत्रों में सामाजिक, बिजनेस, खेल, फिल्म और आर्थिक मामलों से जुड़ी खबरें प्रमुखता से दिखाई देती थीं, जबकि अपराध से संबंधित खबरों को बमुश्किल जगह मिल पाती थी। लेकिन 1970 के दशक में आंदोलनों के दौर और शहरीकरण की रफ्तार के बीच अपराध संबंधी खबरें अखबारों में जगह पाने लगीं। हालांकि आंदोलनों या शहरीकरण का अपराध से कोई सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, लोगों की नाराजगी और रोजी रोटी की तलाश में शहर पहुंच रहे युवाओं के बिखरते सपनों के बीच अपराध की तरफ बढ़ते कदम कहानियों में तब्दील होने लगे। इसी दौर में समाज में अपराधों की संख्या बढ़ी तो लोगों की दिलचस्पी आपराधिक खबरों की ओर बढ़ी। उधर लंदन के टेबलाइड समाचार पत्रों ने अपराध रिपोर्टिंग की कवरेज पर मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को महसूस किया और इसके साथ ही वहां अपराध की कवरेज बढ़ने लगी। ये ट्रेंड भारत में भी धीरे धीरे उभार लेने लगा। अपराध कथाओं में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी तो समाचार पत्रों के साथ पत्रिकाओं में भी इस तरह की कथाएं जगह पाने लगी। इस दौरान 1976 में इलाहाबाद के मित्र प्रकाशन ने सत्य कथा का प्रकाशन भी आरंभ किया। दूसरी तरफ मनोहर कहानियां भी प्रकाशित हुईं और उसके संवाददाता भी बड़ी संख्या में अपराध कहानियां भेज रहे थे, जिससे मनोहर कहानियां में प्रकाशित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा सत्य कथा का स्वरूप तैयार हुआ। अपराध पत्रिकाओं की सफलता ने डेली अखबारों और पत्रिकाओं को भी प्रभावित किया। उन्होंने एक विशेष किस्म का पाठक वर्ग तैयार किया। नतीजा समाचार पत्रों में अपराध खबरें खूब छपने लगी। आज अपराध खबरों के बिना अखबार अधूरा माना जाता है, क्योंकि पाठक अपराध की खबरों को बड़े चाव से पढ़ता है। इतना ही नहीं, हत्या, बलात्कार और लूट जैसी आपराधिक खबरें समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर भी जगह पाने लगी हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अपराध पत्रकारिता का समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपराध पत्रकारिता से समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया जा सकता है। अपराध खबरों का प्रकाशन प्रसारण सरकारों के भ्रष्ट तंत्र पर अंकुश लगाता है। इसके अलावा सामाजिक चेतना लाने में अपराध पत्रकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही विभिन्न अपराधों से बचाव के तरीकों का ज्ञान भी
अपराध पत्रकारिता के माध्यम से किया जा रहा है तथा अपराध के तरीकों की पूर्व जानकारी होने से बचाव के लिए मानसिक मजबूती भी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपराध पत्रकारिता का समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अविवेकपूर्ण अपराध रिपोर्टिंग से समाज अपराध की ओर उन्मुख हो रहा है तथा आपराधिक घटनाओं के प्रकाशन प्रसारण से सामाजिक अविश्वास बढ़ रहा है। इसके अलावा बढ़ा चढ़ाकर किए गए प्रस्तुतिकरण से अपराध रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता भी घटती जा रही है। अपराध कथाएं बच्चों को अपराध की ओर भी प्रेरित कर रही हैं। ऐसी खबरों से अपराधी को हीरो की भांति प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण किशोरों और युवाओं में अपराधियों के प्रति गरिमा का भाव बढ़ रहा है। अपराध संबंधी खबरों में आरोपी को दोष सिद्ध कर दिया जाता है, जिससे समाज में उसका मान घटता है। मीडिया ट्रायल की वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें आरोपी ने खुदकुशी तक कर डाली है। तो आज इतना ही। अगले किसी एपिसोड में हम आपको पत्रकारिता की किसी नई विधा पर नई जानकारियों का इनपुट प्रदान करेंगे। धन्यवाद।